चलिए तो इनकम टैक्स की लर्निंग को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मैं गगन कपूर आप सभी का वेलकम करता हूं और आपको लेके चलते हैं इनकम टैक्स की दुनिया में। इनकम टैक्स की दुनिया कहती है कि सर ये बताओ कि टैक्स कैसे निकाला जाता है। मैंने कहा आओ जी आपको याद दिलाएं कि टैक्स कैसे निकाला जाता है। तो टैक्स कौन देता है? पर्सन देता है। पर्सन में तो 7 कैटेगरी के लोग आते हैं, मगर हम जो सबसे ज़्यादा चर्चा करते हैं वो हम चर्चा करते हैं इंडिविजुअल के बारे में। तो सर एक इंडिविजुअल अपना टैक्स कैसे निकालेगा? तो सरकार कहती है कि देखो धीरे धीरे आप जानोगे, जल्दबाजी मत करना, ये इनकम टैक्स है। सरकार कहती है गगन धीरे धीरे बच्चों को बताना कि इनकम 2 तरीके की होंगी। एक होंगी वो जो नॉर्मल तरीके से टैक्स होती हैं, एक वो जो स्पेशल तरीकों से टैक्स होती हैं। धीरे धीरे बात खोलेंगे कि कौन सी इनकम ऐसी हैं जो स्पेशल तरीकों से टैक्स होती हैं। 3-4 आइटम है और ज़्यादा नहीं है। तो सर बाकी बची हुई इनकम कैसे टैक्स होती हैं? तो हमने कहा कि देखो उसके लिए सरकार ने कहा हमारे पास 2 रास्ते हैं, आप अपने लिए एक रास्ता चुन लो। हमने कहा उन 2 रास्तों का नाम बताएं। उन्होंने कहा कि देखो जो पहला रास्ता है उसका नाम है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। पहले रास्ते का नाम है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। नाम बता रहा है कि आपको बाय डिफॉल्ट यही वाली टैक्स रेजिम मिलने वाली है। सर सरकार हमें डिफॉल्ट में ये दे रही है। सरकार का मानना है कि इसमें ना आपका टैक्स का रेट कम बनता है, कंसेशनल टैक्स रेट बनता है, इसीलिए हर व्यक्ति को यही चुननी चाहिए। पर सरकार कहती है कि कोई बात नहीं, अब जनता के ऊपर चाबुक क्या बरसाना। अगर आपको डिफॉल्ट वाली स्कीम अच्छी ना लगे तो आप दूसरी वाली स्कीम पर चले जाना। तो अब दूसरी वाली स्कीम को कोई नाम सरकार ने नहीं दिया तो हमें कोई नाम देना पड़ेगा, तो हम उसे ऑल्टरनेट या नॉर्मल या ओल्ड टैक्स रेजिम के नाम से बुला देते हैं। अब हमारी परेशानी ये है सर बताओ पुराना ज़माना कितना अच्छा था कि बच्चे को एक ही टैक्स रेजिम पढ़नी पड़ती थी और अब हमें 2 पढ़नी पड़ेंगी। तो मैंने कहा वो ज़माना टीचर के लिए भी अच्छा था, टीचर को भी 1 पढ़ानी पड़ती थी, अब 2 पढ़ानी पड़ेंगी। खैर इनकम टैक्स है जनाब, थोड़ा समय देना पड़ता है तब जाकर के ये धीरे धीरे कंट्रोल में आता है। अच्छा ठीक है सर, तो ये बताओ टैक्स कैसे निकाला जाता है। तो मैंने आपको बेसिक टैक्स कैलकुलेशन लास्ट क्लास में बताई थी, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में भी बताई थी, नॉर्मल टैक्स रेजिम में भी बताई थी। तो अब मैं शुरुआत में दोनों साथ साथ करता हुआ चलूंगा ताकि आपको दोनों के अंदर डिफरेंस भी समझ में आए और आपको उनकी बारीकियां भी पता चले। और एक बात इनकम टैक्स कहता है कि गगन बच्चों को बता दो कि मुझे कंट्रोल करने में जल्दबाजी ना करें, पेशेंस के साथ चलें, थोड़े क्वेश्चन बनाएं, थोड़ी गलती करें और फिर बुक से देख करके अपनी गलती ढूंढ करके धीरे धीरे मैच्योर हों, धीरे धीरे इनकम टैक्स को समझने की कोशिश करेंगे तो ही ये सब्जेक्ट समझ में आने वाला है। ठीक है, यानी कि हमारे पास अगर हम बात करें टैक्स को कैलकुलेट करने की तो हमारे पास 2 तरह के बातें आने वाली हैं, एक तो डिफॉल्ट और दूसरी ऑल्टरनेट या ओल्ड। सर क्या हमें केवल टैक्स ही निकालना सीखना होता है? नहीं, हमें टैक्स के साथ साथ और भी चीजें सीखनी होती हैं। मैंने यहां लिखा हुआ है आपको रिबेट भी सिखाएंगे, सरचार्ज भी बताएंगे और मार्जिनल रिलीफ भी बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। हम जब कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स की बात करते हैं तो सरकार ने कहा गगन ज्यादातर तुम इंडिविजुअल की बातें करते रहोगे, इंडिविजुअल से थोड़ा सा बाहर निकलोगे तो एचयूएफ के रिस्पेक्ट में बातें करोगे। एक इसमें डिफॉल्ट टैक्स स्कीम है और एक हमारे पास ऑल्टरनेट टैक्स स्कीम है। ये डिफॉल्ट है लेकिन अगर आप इससे ऑप्ट आउट करना चाहो तो आप इस स्कीम में आ सकते हो। कैसे ऑप्ट आउट करना है वो सारी बातें करेंगे। फिलहाल मैं आपको धीरे धीरे लर्निंग को आगे बढ़ाता हूं।
मैं कहता हूं सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। आप कहोगे सर लास्ट क्लास में आपने एक होमवर्क दिया था कि एक व्यक्ति की इनकम अगर 20 लाख रुपए हो तो उसका टैक्स डिफॉल्ट में कितना बनेगा और ऑल्टरनेट में कितना बनेगा। तो मैंने कहा अभी चिंता मत कीजिए, इनकम टैक्स कह रहा है कि गगन धीरे धीरे चलाना है, बच्चों को बोलो कोई दिक्कत नहीं है, जो बनाया है ठीक बनाया है, घबराओ नहीं। अब मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। हम कहते हैं मिस्टर एक्स, एज कितनी ले लें, एज ले लेते हैं 45 ईयर्स। तो पहले सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, ये ऐसे कर देते हैं, कैलकुलेट टैक्स पेबल बाय मिस्टर एक्स हैविंग इनकम। दो केस ले लेते हैं, एक ले लेते हैं ₹4 लाख, कितना ले लें, 4,90,000 ले लेते हैं। और दूसरा सेकंड केस ₹5,05,000, ठीक है। और कैलकुलेट इफ he has opt out of default टैक्स रेजिम, ठीक है। वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम को नहीं फॉलो कर रहा, ये है हमारे डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के रेट। यहां 3-3 लाख रुपए की स्लैब बना रखी थी और 5-5 रुपए के रेट से, परसेंट के रेट से वो बढ़ रहा था। लेकिन वो कहता है मैंने इससे ऑप्ट आउट कर लिया, मतलब मुझे ये स्कीम नहीं चाहिए। तो उसको कौन सी स्कीम चाहिए, इसका मतलब उसको ये वाली स्कीम चाहिए, ठीक है। अभी शुरुआत की क्लासों में अगर स्लैब को देखना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, देखिए, बट धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि आपको याद हो जाए। सर ये जो स्लैब रेट है इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपकी एज 60 को क्रॉस कर गई है और साथ में आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो तो ऑप्शन 2 में थोड़ी रिलैक्सेशन है। और तीसरा केस कहता है अगर आप रेजिडेंट हो, एज 80 से ज़्यादा है तो थोड़ी सी और रिलैक्सेशन है, माइनर डिफरेंसेस हैं। तो हमें ज़्यादातर ना ये वाले रेट लगते हैं, पर याद रखना कि ये दो केस भी हमारे साथ हो सकते हैं, ठीक है सर। तो पहले केस में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अब शुरुआत की है कि अगर उसने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम नहीं लिया तो कैसे टैक्स निकालेंगे। ये कहता है कि गगन पहले 2,50,000 रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके बाद अगर उसकी इनकम अगले 2,50 तक है तो उसका 5% टैक्स लगेगा। अगर उसकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो अगले 5 लाख तक उसका टैक्स रेट 20% लगेगा। और अगर उसकी इनकम उसके बियॉन्ड हो जाती है तो इसे हम 30% टैक्स रेट पे वो करते हैं। प्रेजेंटेशन बुक में लिखने के कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है, एक दो बार करने से आपको समझ में आएगा। मैंने 2 एग्जाम्पल आपके साथ लिए हैं, मुझे पता है आप इनका टैक्स निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल है। मगर मैं यहाँ आपको ना एक कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप 2 मिनट मेरे साथ साथ समझें मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। यहां पर हमने केस नंबर 1 लिया और यहां पर हमने केस नंबर 2 लिया। अभी आप ना प्रेजेंटेशन की ज्यादा चिंता मत करें, प्रेजेंटेशन में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे जब आप इनकम टैक्स की कम से कम 40-50 क्लासेस पूरी कर लेंगे मेरे साथ। इसलिए इनकम टैक्स में कोई जल्दबाजी मत करना। अभी मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं आपको। इसकी टोटल इनकम केस नंबर 1 में हमने लिया ₹4,90,000 और यहां पर हमने इसकी इनकम ली है ₹5,05,000। ओके, नाउ
सर इसमें अगर आप 3 केस बना देते तो और भी ज्यादा अच्छा बनता। क्या मैं इसके 3 केस बना दूं? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 केस बना देता हूं, ठीक है? थोड़ा सा मैं आपको और ज्यादा बेहतर समझा पाऊं, और इसको मैं चेंज कर देता हूं 440। अपने मन से बनाना है, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। दूसरा केस मैंने ले लिया 5 लाख, तो यहां पर मैंने इसको कर दिया 440। एक केस मैंने और बना दिया 5 लाख, एग्जैक्टली 5 लाख, और तीसरा केस मैंने बना दिया 5 लाख 5,000। 3 केस बना दिए मैंने, ठीक है? नाउ टैक्स पेबल अप टू ₹2,50,000 नील, यानी ना यहां कोई टैक्स होगा, ना यहां कोई टैक्स होगा, ना यहां कोई टैक्स होगा। नेक्स्ट 250 पर एट द रेट ऑफ 5%। अब पहले केस में अगर हम चेक करें तो 440 में से मैंने 250 माइनस किया, 4,40,000 माइनस 2,50,000, ये बच गया 190। यहां पर समझना, पहले केस में 1,90,000 बैलेंस बच रहा है, तो 1,90,000 का 5%। अब ऐसा नहीं है कि सर हम हमेशा 250 का 5% लगा देंगे, ठीक है? अगर उसकी इनकम 250 तक है तो 250 पर लगाओ, और अगर 250 से कम है तो 250 से कम है, 250 से कम लगाओ। तो पहले केस में उसकी इनकम है 4,40,000, जिसमें से अगर मैं 250 हटा दूं तो बच गया 1,90,000, उसका 5%, यानी यहां पर ये बना 9,500। दूसरे केस में ये बना 12,500, और तीसरे केस में भी बना 12,500। ओके, अब बैलेंस इनकम जो अप टू 5 लाख है उसके ऊपर लगाना है 20%। तो पहले केस में नहीं है, दूसरे केस में भी 5 लाख से ज्यादा नहीं है, ये दोनों स्लैब मिलके 5 लाख हो जाती हैं, और तीसरे केस में 5,05,000 है, तो 5,000 का 20%, ये हो गया 1,000। समझिए। नाउ इनका टैक्स बना 9,500, इस केस में बनेगा 12,500, और इस केस में बनेगा 13,500। क्योंकि मुझे समझाना है इसलिए कंपैरिजन में हमें ऐसे लिखना पड़ रहा है, और जो कैलकुलेशन की बात है आप धीरे धीरे समझ जाओगे। कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ लोग समझ जाएंगे। नाउ मैंने आपसे कहा था कि ये जो होता है ये कहलाता है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, यानी कि किसी भी व्यक्ति को सरकार कह रही है कि अगर आप नॉर्मल स्कीम में जाओगे तो 2,50,000 रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। अब 2,50,000 रुपए बहुत छोटा अमाउंट होता है। मेरे टाइम में जब मेरी शादी हुई थी तो गोल्ड आता था 5,000 रुपीज का, 5,000 रुपीज का 10 ग्राम, और अगर आज आप मार्केट में देखोगे तो शायद 70,000 रुपीज का गोल्ड आता है 10 ग्राम। तो कहां से कहां पहुंच गए हैं रेट, आसमान छूने लगे हैं रेट। लेकिन इनकम टैक्स में गवर्नमेंट से जब हम उम्मीद करते हैं कि आप भी तो टैक्स की रिलैक्सेशन बढ़ाइए, तो वो कभी बढ़ाती नहीं है। तो लोगों ने सरकार से कहा कि प्लीज हम चाहते हैं कि आप टैक्स की एग्जेम्पशन बढ़ाइए बढ़ाइए बढ़ाइए, तो सरकार ने सीधा सीधा नहीं बढ़ाया। आजकल सरकार भी ना बहुत क्लेवर हो गई है, उल्टे पुल्टे तरीकों से बढ़ाती है। तो आजकल सरकार ने एक और कंसेप्ट दिया कि देखिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2,50,000, आपको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपकी लिमिट नहीं बढ़ा रहे, लेकिन आपको 5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना। हमने कहा सरकार को कि आप सीधा काम कर दो ना, वहां पर जो लिमिट है इस लिमिट को चेंज करके यहां पर 250 की जगह 5 लाख कर दो। सरकार कह रही नहीं गगन, हम इसको कुछ नहीं छेड़ रहे, लेकिन हम ऐसा कर रहे हैं कि एक व्यक्ति की 5 लाख रुपीस तक की इनकम, उस पर कोई टैक्स ना लगे।
अगर वो किस में है, ओल्ड में है। आइए जी, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? सरकार सीधे सीधे काम नहीं करती, इसलिए टैक्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। पढ़िए, सरकार कहती है ऐसे केस में ना हम असेसी को दे देंगे रिबेट। रिबेट का मतलब होता है छूट देना, हम टैक्स में छूट दे देंगे। लेकिन ये रिबेट किसको देंगे? केवल रेजिडेंट को देंगे। याद रखना, रिबेट किसको देंगे? रेजिडेंट को देंगे। यानी कि सर अगर कोई एसएससी नॉन रेजिडेंट हुआ तो उसको रिबेट नहीं देंगे। तो सरकार के लिए रिबेट देंगे रेजिडेंट्स को अगर वो ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर आना चाहें। सेक्शन है 87A। क्या कंडीशन है कि अगर टोटल इनकम ऑफ सच इंडिविजुअल डज नॉट एक्सीड 5 लाख, अगर उस इंडिविजुअल की इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है तो रिबेट मिलेगी उसको। कितनी मिलेगी? जितना भी उसका अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल बन रहा है वो, या फिर 12,500 रुपए, विच एवर इज लेस। अब यहां देखिए और मुझे ये बताइए रिबेट कब मिलेगी? सर जब वो इंडिविजुअल रेजिडेंट हो। तो मैंने कहा अगर क्वेश्चन में ना लिखा हो तो आप रेजिडेंट एज्यूम कर लिया करो। ज्यादा डर लगे तो नोट लिख देना एग्जाम में कि हमने एज्यूम कर लिया वो रेजिडेंट था, इसलिए हमने उसकी रिबेट लगा दी। नाउ रिबेट कब मिलेगी? अगर इंडिविजुअल की इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा ना हो, डज नॉट एक्सीड 5 लाख। अगर वो 5 लाख तक भी है तो भी मिलेगी, 5 लाख से ज्यादा है तो नहीं मिलेगी। यानी कि रिबेट का हकदार केस नंबर 1 और केस नंबर 2 ये दोनों रिबेट के हकदार हैं। तो यहां लिखूंगा लेस रिबेट। केस नंबर 1 में मिलेगी, 2 में मिलेगी, 3 में नहीं मिलेगी। ठीक है, कितनी रिबेट मिलती है? टैक्स, पहले केस में टैक्स बना 9500, दूसरे केस में बना 12,500, तीसरे केस में बना 13,500। और रिबेट मिलेगी अमाउंट ऑफ टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस। तो ऐसे में इसको लिखता ही नहीं हूं, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करना। इस केस में रिबेट एप्लीकेबल नहीं है। तो यानी इन दोनों केसेस में रिबेट मिलेगी और रिबेट मिलेगी लोअर अमाउंट की। यानी केस नंबर 1 में रिबेट होगी 9500 की, ये रिबेट होगी 9500 की। केस 2 में 12,500 इसकी रिबेट मिल जाएगी। और थर्ड केस में कोई रिबेट नहीं मिलेगी। तो अब मुझे ये हटाना पड़ेगा या मुझे इसको शिफ्ट कराना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ पे कुछ लिख सकूं। एक काम करते हैं ना सर, इसको तो हटा ही दो ना। ठीक है, तो यहाँ पर नेट टैक्स पेबल यहाँ पर नील हो गया, यहाँ पर नील हो गया, यहाँ पर 13,500 हो गया। अच्छा, हर केस में हमें हेल्थ एजुकेशन सेस को ऐड करना है एट द रेट ऑफ 4%। तो यहां पर क्योंकि टैक्स 0 हो गया, हेल्थ एजुकेशन टैक्स हमेशा टैक्स पेबल के अमाउंट पर लगाना होता है। सेस को जब भी लगाते हैं टैक्स के अमाउंट के ऊपर लगाते हैं, याद रखना। तो यहां भी नहीं लगेगा, यहां भी नहीं लगेगा, लेकिन यहां लगेगा 13,500 का 4%, 540। तो ये हमारा फाइनली जो टैक्स पेबल निकल के आया, यहां पर नील हो गया, यहां पर नील हो गया, और यहां पर हो गया 14,040 रुपीज। और ये मल्टीपल ऑफ ₹10 में है, मल्टीपल ऑफ 10 में है तो कोई दिक्कत नहीं। तो बताइए, समझ में आया? पढ़िए, हमने आपको बताया रिबेट। रिबेट मिलेगी किसको? रेजिडेंट असेसी को मिलेगी या रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगी। क्या कंडीशन है? अगर वो नॉर्मल स्कीम में है तो उसे ये रिबेट मिलेगी अगर उसकी टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख। टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख, यानी 5 लाख पर भी मिलेगी, 5 लाख से कम है लेकिन 250 से ज्यादा है तो ही रिबेट मिलेगी। और रिबेट कितनी मिलेगी? जो भी आपका टैक्स पेबल बना, या 12,500 विच एवर इज लेस।
तो मैंने आपको बताया कि रिबेट कभी भी टैक्स के अमाउंट से ज़्यादा नहीं होगी। हेल्थ एजुकेशन सेस हमेशा रिबेट के बाद लगेगा। और यहाँ मैंने एक बात लिखी है कि मार्जिनल रिलीफ ड्यू टू रिबेट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉर्मल टैक्स रेजिम, ये मैं आपको बताऊंगा। और रिबेट इज़ नॉट अलाउड अगेंस्ट स्पेशल इनकम LTCG, इसको भी आप रीड करके आगे निकल जाएंगे। अब यहां देखिए, थोड़ी देर के देखो, एक एसएससी 5 लाख रुपीस कमाता है और उसे कोई टैक्स नहीं लगता है। दूसरा एसएससी 5,05,000 कमाता है, यानी उसने एडिशनल कमाई करी इसके कंपैरिजन में ओनली 5,000। लेकिन अगर हम टैक्स देखें तो उस बेचारे को लगभग टैक्स देना पड़ गया 14,000। तो वो कह रहा है कि देखो मैंने क्या गलती कर दी, मैंने 5,000 एक्स्ट्रा क्या कमा लिए, मुझे कमाई से भी ज्यादा टैक्स देना पड़ा। अगर आपके साथ ऐसा हो कि केवल आप 5,000 एक्स्ट्रा कमा लें और उसकी वजह से आपको 14,000 देना पड़ जाए, यानी वो 5,000 तो गया ही गया, 9,000 और चले गए, तो आप भी सोचेंगे ना यार इससे अच्छा तो यही था कि मैं 5 लाख के अंदर अंदर ही कमा लेता, 5 लाख ही कमा लेता, है ना। तो हमने सरकार से कहा कि सरकार हमें देखो इस केस में दिक्कत हो रही है। सरकार ने कहा तुम्हारी दिक्कत की कोई सुनवाई नहीं है। तो अगर ये सुनवाई हो जाती तो एक कंसेप्ट आ जाता मार्जिनल रिलीफ, तो वो यहां पर अवेलेबल नहीं है। कोई बात नहीं सर, इस एसएससी को रिबेट मिली जिसकी वजह से सरकार ने कहा कि 5 लाख तक का कोई टैक्स आपको देने की जरूरत नहीं है। तो क्या इस तरीके की कोई रिबेट डिफॉल्ट टैक्स स्कीम में भी दी गई है? यस। अब डिफॉल्ट वाले की पढ़ते हैं। सर आपके नोट्स में पहले तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है और फिर अल्टरनेट टैक्स रेजिम है। तो पहले आपने अल्टरनेट पढ़ाया फिर डिफॉल्ट पढ़ाया, क्योंकि डिफॉल्ट वाले में कुछ एक्स्ट्रा बातें आ जाएंगी। ठीक है, पढ़िए। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में भी रिबेट मिलती है। हमने यहां पर आपको ब्रीफ दिया हुआ है कि अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, नॉर्मल टैक्स स्कीम में भी रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलती है और यहां पर भी रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही मिल रही है, लेकिन यहां पर उन्होंने इनकम की लिमिट लगाई 7 लाख। तो डिफरेंस याद रखना, नॉर्मल स्कीम वालों को 5 लाख और इनको 7 लाख। तो सरकार तो चाहती है कि भाई साहब आप इधर आओ, वहां मत रहो, यहां आपको टैक्स के रेट कम लगेंगे, यहां आपको रिबेट की लिमिट ज्यादा मिलेगी। तो उन्होंने कहा कितनी, 7 लाख रुपए तक की इनकम वालों को हम रिबेट देंगे। रिबेट कितनी देंगे? 100% ऑफ टैक्स पेबल और ₹25,000 विच एवर इज लोअर। तो 7 लाख रुपए तक की इनकम पे जो टैक्स बनने वाला है वो 25,000 बनने वाला है, इसलिए उन्होंने लिखा कि हम आपको 25,000 तक की मैक्सिमम रिबेट देंगे। इस बात को यहां पर मैंने रिपीट किया। देखिए, रिबेट मिल रही है रेजिडेंट इंडिविजुअल को जो कि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम को ऑप्ट कर रहे हैं। फिर से बताता हूं, कंफ्यूज मत हो जाना। कभी कहोगे सर रिबेट में 5 लाख था, कभी कहोगे 7 लाख था। भाई दो तरह के टैक्स स्ट्रक्चर हैं, इसलिए दो लिमिट है रिबेट की। वहां पर सरकार ने कहा अगर आप वहां जाओगे, मैं मना कर रहा हूं वहां मत जाओ, वहां जाओगे तो 5 लाख तक की इनकम वालों को रिबेट है, यहां आओगे तो 7 लाख तक की इनकम पे रिबेट है। वहां जाओगे तो 100% और 12,500, और यहां आओगे तो 100% या 25,000, विच एवर इज लोअर। तो आइए अब मैं यहां पर बात करता हूं दूसरे केस में। एग्जाम्पल नंबर 2 है ना। मिस्टर एक्स हैविंग टोटल इनकम ऑफ ₹5 लाख। सेकंड ऑप्शन, सर 5 लाख क्या करना है, छोड़ो ना। पहला ऑप्शन लो 6 लाख, दूसरा ऑप्शन लो 7 लाख।
और तीसरा ऑप्शन ले लो ₹7,20,000। अब भी मैं 3 केस लेने वाला हूं। ही इज ऑप्टिंग फॉर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। वैसे तो वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में ना भी लिखा जाए तो भी ये एज्यूम किया जाना चाहिए कि उसने डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ऑप्ट किया है। तो कैसे कैसे लिखा जा सकता है? क्वेश्चन साइलेंट हो सकता है। क्वेश्चन कह सकता है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ले रहे हैं। क्वेश्चन ये भी कह सकता है ही डज नॉट ऑप्ट आउट टू बी आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम स्कीम, जो भी है। केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। ओके, केस नंबर 1 में उसकी टोटल इनकम पहले केस में 6 लाख माननी है, दूसरे केस में 7 लाख और तीसरे केस में 7,20,000। आइए इसका टैक्स पेबल कैलकुलेट करते हैं। यहां पर 3 लाख रुपए की स्लैब बनती है, तो पहले 3 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं है। अगले 3 लाख के ऊपर 5% का है, तो ये हो गया 15,000। ठीक है, अब रह गया अगली, अगर 3 लाख तक की इनकम है तो उसके ऊपर टैक्स लगना है 10%। तो यहां इस केस में तो इसकी इनकम 6 लाख पर खत्म हो गई, यहां तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहां पर इसकी इनकम बी नंबर केस में इसकी इनकम है 7 लाख, तो 3 लाख और 3 लाख 6 लाख, अभी बच गई 1 लाख, तो 1 लाख पे 10%, यानी ये आता है 10,000। मुझे बताओ थर्ड केस में कितना आएगा? 7,20,000 में से 3 और 3 6 लाख माइनस कर दो, बच गया 1,20,000। तो 1,20,000 के ऊपर 10%, तो सर ये आएगा यहां पर 12,000। टोटल कीजिए 15,000, 25,000 और 27,000 लेस रिबेट। ठीक है, 87A में रिबेट मिलेगी। रिबेट मिलेगी तो कितनी मिलेगी? जो भी टैक्स पेबल बन रहा है या जो लिमिट गवर्नमेंट ने बताई है, लिमिट है 25,000। विच एवर इज लोअर। पहले केस में उसका टैक्स बनता है 15,000, दूसरे केस में टैक्स बनता है 25,000 और तीसरे केस में क्योंकि इनकम 7 लाख को एक्सीड कर चुकी है तो वो रिबेट के लिए एलिजिबल नहीं है। तीसरे केस में रिबेट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो पहले केस में ये बनेगी कितनी? 15,000 और दूसरे केस में बनेगी 25,000। तो यहां पर रिबेट बनी 15,000 और यहां पर बनी 25,000। ठीक है, यहां नहीं बनी। तो यहां पर टैक्स पेबल इस केस में भी नील हो गया और इस केस में भी नील हो गया और इस केस में हो गया 27,000। पहले मुझे बताइए कि केस नंबर 1 और 2 क्लियर है? केस नंबर 1 और 2 पहले की तरह है, बस थोड़ी लिमिट चेंज हो गई है। इनकम की लिमिट 7 लाख हो गई है और रिबेट का मैक्सिमम अमाउंट बढ़ करके 25,000 हो गया। टैक्स पेबल और 25,000 विच एवर इज लोअर। यहां तक क्लियर है? अब यहां पर एक नई बात की गई है, पढ़िए, पहले मैं आपको समझाता हूं। यहां देखो, यहां असेसी कह रहा है कि भाई मैंने कितनी एक्स्ट्रा इनकम कर ली, 20,000। 20,000 मैंने एक्स्ट्रा कमाई और मुझे टैक्स कितना देना पड़ रहा है इसके कंपैरिजन में? 27,000। सरकार ने कहा कि यह सिचुएशन पहले भी आई थी, नॉर्मल टैक्स में भी आई थी।
अगर 5 लाख से थोड़ा सा ज्यादा कमा लिया था तो दर्द में थे कि टैक्स का प्रेशर इतना बढ़ गया कि इनकम से भी ज्यादा चला गया। यहां पर भी वही हो रहा है, लेकिन सरकार इसे प्रमोट करना चाहती है, इसलिए सरकार ने यहां पर क्या दे दिया, रिलीफ। उसका नाम हो गया मार्जिनल रिलीफ। यानी कि जो व्यक्ति डिफॉल्ट टैक्स रेजिम को ऑप्ट करेगा और उसकी इनकम 7 लाख से मार्जिनली ज्यादा हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को कुछ दिक्कत होगी जो अभी दिखाई दे रही है। दिक्कत क्या होगी कि इनकम तो बड़ी थोड़ी, लेकिन टैक्स उससे भी ज्यादा देना पड़ रहा है। तो वो कह रहा है अच्छा रहता कि मैं 7 लाख पे ही रहता। तो सरकार ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सरकार ने कहा कि हम तुझे इसके लिए मार्जिनल रिलीफ दे रहे हैं। और ये मार्जिनल रिलीफ क्यों दिया जा रहा है, अगर रिबेट की वजह से तेरे को ये दिक्कत आ रही है तो हम तुझे मार्जिनल रिलीफ दे रहे हैं। तो मार्जिनल रिलीफ तब मिलता है अगर उस रेजिडेंट इंडिविजुअल की इनकम 7 लाख से ज्यादा हो। ठीक है सर, हमारी इनकम इस केस में 7 लाख रुपीज से ज्यादा है, तो पहली कंडीशन इनकम 7 लाख से ज्यादा है। और जो टैक्स पेबल बन रहा है उस इनकम पर, जो टैक्स पेबल बन रहा है कितना बन रहा है, 27,000 रुपीज बन रहा है, वो एक्सीड कर रहा है उस अमाउंट को बाय विच टोटल इनकम इज इन एक्सेस ऑफ 7 लाख। और वो जो टैक्स का अमाउंट है वो 7 लाख से जो इनकम ज्यादा बन रही है उसको एक्सीड कर रहा है। जो आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा बन रही है वो बन रही है 20,000, और आपका जो टैक्स है वो इस 27,000 जो है वो इस इंक्रीज को एक्सीड कर रहा है। तो यही बात वहां लिखी है कि अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज्यादा है और आपका जो टैक्स पेबल बन रहा है वो इस 7 लाख से ज्यादा इनकम से भी अगर ज्यादा है, तो आपको दर्द हो रहा होगा कि 20 कमाया और 27 देना पड़ गया। ये दर्द होगा। इसको कैसे बोलेंगे, जो टैक्स पेबल है वो इंक्रीज इन इनकम से ज्यादा है, जो टैक्स पेबल है वो इंक्रीज इन इनकम से ज्यादा है। और ये कंपैरिजन 7 लाख वाली टेबल से करनी पड़ती है। तो सरकार ने कहा कि हम आपको कितनी रिबेट देंगे, तो हम आपको रिबेट देंगे, सबसे पहले तो आप टोटल इनकम में से 7 लाख घटाओ। तो मेरी टोटल इनकम थी 7.20 लाख, उसमें से मैंने 7 लाख को घटाया, तो मेरा स्टेप 1 में आया कि मेरी इंक्रीज इन इनकम है 20,000। अब आप अपनी टैक्स लाइबिलिटी बताओ। टैक्स लाइबिलिटी आई 27,000। और दर्द क्या है, दर्द है कि अगर ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट अगर इस अमाउंट को एक्सीड कर रहा है, मैंने कहा हाँ एक्सीड कर रहा है, तो सरकार कह रही है भाई जितना एक्सीड कर रहा है ना वो तेरा रिबेट हो गया। यानी कि 27,000 में से 20,000 माइनस करो, ये जो 7,000 है ये हम आपको एक तरीके से रिबेट दे देंगे, ये आपको रिबेट मिल जाएगी। तो यहां पर आपको जो रिबेट मिलेगी वो 7,000 की रिबेट यहां पर मिल जाएगी। अब अगर आप इसे नॉर्मल स्कीम से कैलकुलेट करोगे तो वहां ये नहीं मिल रही थी, लेकिन यहां ये मिल रही है। तो इसको समझाने के लिए हमने कह दिया कि मार्जिनल रिलीफ दे दिया गया आपको। सरकार ने कहा अगर इनकम 20 बढ़ी है तो टैक्स को हम 20 तक ही रोक लेते हैं। अब इसकी प्रेजेंटेशन बुक्स कई तरीके से कर सकती हैं, मैंने कंसेप्चुअली पढ़ा और कंसेप्चुअली आपको कंपैरिजन करा दिया। तो आपका इंक्रीज इन टैक्स 27,000 था, जबकि आपकी इंक्रीज इन इनकम 20,000 थी। जो एक्स्ट्रा बन रहा था वो आपको रिलीफ दे दिया गया। अब इसकी बुक्स प्रेजेंटेशन अपनी मर्जी से करती रहेंगी। प्रेजेंटेशन करने के 2-3 तरीके होते हैं और आप धीरे धीरे एक प्रेजेंटेशन को पकड़ लेंगे जो आपको ठीक लगती हो। तो इस केस में हमारा जो टैक्स पेबल निकल के आया वो 20,000 पे आके रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और फिर यहां पर हम इस पर हेल्थ एजुकेशन सेस लगाएंगे @ 4%।
800 रुपीज़, और फिर फाइनली हमारा यहाँ पर टैक्स पेबल आ जाएगा 20,800। यानी कि ये जो रिबेट या मार्जिनल रिलीफ जो भी कैलकुलेशन होती हैं ये हमेशा एजुकेशन सेस लगाने से पहले होती हैं, उसके बाद एजुकेशन सेस लगाया जाता है। सर एक बात बताइए, मान लेते हैं कि मिस्टर एक्स की इनकम 7,30,000 है, 7,50,000 है और 8 लाख है। 3 केस मैंने ले लिए और वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में ही है। अब सर उसका टैक्स निकालिए। लो जी, अब हम इसका टैक्स पेबल निकालते हैं। पहले 3 लाख रुपए के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, तो यानी पहले 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगले 3 लाख पर 5%, यानी हो गया 6 लाख। तो ये हो गया, तीनों को लगेगा क्योंकि तीनों ही केस में 6 लाख को एक्सीड कर रहा है। फिर अगले 3 लाख तक हमारा टैक्स रेट चलने वाला है 10%। तो अगले 3 लाख की स्लैब को कोई भी केस एक्सीड नहीं कर रहा, तीनों केस में 9 लाख से नीचे की इनकम है। तो यहां पर कितना बच गया? 1,30,000। 1,30,000 का 10% यहां पर आ गया 13,000, यहां पर आ गया 15,000 और यहां पर 2 लाख का 10% यहां पर आ गया 20,000। कितना हो गया ये? 28,000, 30,000 और 35,000। अब मुझे देखना है कि क्या ये रिबेट या मार्जिनल रिलीफ के लिए तो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि इसने तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम लिया है। तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम कहता है कि 2 बातें बताओ। ये बताओ आपका इंक्रीज इन टैक्स कितना है, किसके कंपैरिजन में? 7 लाख की इनकम के कंपैरिजन में। अगर 7 लाख होता तो टैक्स 0 हो जाता। तो ये जो टैक्स की फिगर आई है यही तो है टैक्स का अमाउंट, इंक्रीज इन टैक्स। दूसरा, वो कह रही है आपकी इंक्रीज इन इनकम कितनी है। मुझे बताओ 7 लाख से आपकी इनकम कितनी ज्यादा है? यहां पर मेरे को दरअसल यहां लिखना ही नहीं चाहिए, मैं नीचे लिखता हूं। पहले केस में है 30,000, नहीं सॉरी 28। पहले केस में है 28, दूसरे केस में है 30 और तीसरे केस में है 35, है ना। अब गवर्नमेंट कह रही है कि क्या आपका टैक्स पेबल आपकी इनकम से ज्यादा है? क्या आपका टैक्स पेबल इनकम से ज्यादा है? नहीं। अच्छा, मैंने यहां पर गलत लिखा है, आई एम सॉरी, मैंने गलत लिखा है यहां पर। इंक्रीज इन इनकम फर्स्ट केस में है 30,000, सेकंड केस में है 50,000, थर्ड केस में 100,000। कंपेयर कीजिए जरा आप, मुझे बताइए क्या इंक्रीज इन टैक्स आपके इंक्रीज इन इनकम से ज्यादा है? नहीं। आपकी इनकम बढ़ी 30,000 और आपको टैक्स देना पड़ रहा है 28,000, तो 2,000 बच ही रहे हैं ना, यहां कोई दर्द नहीं है। तो क्या यहां पर कोई रिबेट या मार्जिनल रिलीफ बन रहा है क्या आपका? आंसर इज नो। सिमिलरली सेकंड केस में आपने 50,000 एडिशनल कमाया और आपको टैक्स देना पड़ रहा है 30,000, कम ही देना पड़ रहा है, तो ना यहां बनेगा ना यहां बनेगा। तीनों ही केस में आपका इंक्रीज इन इनकम टैक्स के इंक्रीज अमाउंट से ज्यादा है, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी मार्जिनल रिलीफ ड्यू टू रिबेट। यहां पर रिबेट वाली सिचुएशन से कोई एक्स्ट्रा पेन नहीं आ रहा, तो आपके अल्टीमेटली टैक्स पेबल आएंगे 28,000
30,000 और 35,000, और इसमें आपने ऐड कर देना है हेल्थ एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, 28,000 इंटू 4%, 1,120, यहाँ पर आएगा 1,200, और 35,000 इंटू 4%, ये आएगा 1,400। तो आपका फाइनली टैक्स पेबल 29,120, 31,200 और 36,400। हमें फाइनली चेक करना होता है कि हमारा फाइनल टैक्स पेबल मल्टीपल ऑफ 10 में आना चाहिए, तो मल्टीपल ऑफ 10 में आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे ये हो गए। ठीक है, तो आपको मार्जिनल रिलीफ ड्यू टू रिबेट 7 लाख से 7,30,000 के बीच की इनकम पे चेक करना पड़ सकता है। वो आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ जाओगे। तो मैंने आपको अब एक और कंसेप्ट बता दिया रिबेट का। नॉर्मल केस में या ओल्ड रेजिम में रिबेट सीधी सीधी है, रिबेट की वजह से कोई मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलता, लेकिन डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में आपको रिबेट की वजह से एक मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट और आता है। मार्जिनल रिलीफ तब आता है जब इनकम थोड़ी सी बढ़े लेकिन टैक्स उससे भी ज़्यादा बढ़ जाए, तो गवर्नमेंट कहती है कि नहीं भाई, हम उस केस में टैक्स उतना ही लेंगे जितनी इनकम बढ़ी है। दोबारा बताता हूं, इनकम कम बढ़ी लेकिन टैक्स ज्यादा बढ़ गया, इनकम कम बढ़ी टैक्स ज्यादा बढ़ गया, तो जितना टैक्स एक्स्ट्रा बढ़ गया है ना इनकम के कंपैरिजन में, उसको हम गवर्नमेंट कहती है छोड़ देंगे। दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रिलीफ। कंसेप्ट से पढ़ोगे, कंसेप्ट से बनाओगे, दिक्कत नहीं आएगी। बुक वाले शॉर्टकट तरीके, सुंदर प्रेजेंटेशन, इन सब में लग जाते हैं और आप उसमें उलझ जाते हो। वो कहेंगे विच एवर इज लोअर लोअर ना, यहाँ सीधा है कि अगर टैक्स का इंक्रीज इनकम के इंक्रीज से ज्यादा चला गया है, तो जितना ज्यादा टैक्स इंक्रीज हो गया ना इनकम के कंपैरिजन में, उसी को हमने छोड़ना है। ये लैंग्वेज वहां पर पढ़ने में आपको हो सकता है दिक्कत दे, समझाने में मैंने आपको समझा दी। अब आज क्या करते हैं, आज हमने आपको रिबेट और रिबेट की वजह से मार्जिनल रिलीफ बताया, तो अब मुझे आपको नेक्स्ट कंसेप्ट में बताना है सरचार्ज। मैंने आपको रिबेट ये समझा दिया, दोनों ही केस में रिबेट की कॉम्प्लिकेशंस मैंने आपको समझा दी। अब मैंने आपको समझाना है सरचार्ज, और सरचार्ज की वजह से मार्जिनल रिलीफ। ये थोड़ा सा टेढ़ा कंसेप्ट है ना, तो इसको अब हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, अभी नहीं लेंगे, नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अच्छा, मेरी वीडियोस को आपने अपने कॉलेज ग्रुप में सर्कुलेट किया नहीं किया, या मैं ऐसी मेहनत किए जा रहा हूं? करनी है, देर नहीं लगानी। ये ट्रायल वीडियोस हैं, इसको सर्कुलेट करो तो सही, पता तो चले बच्चे को हमारा पढ़ाना समझ में आता नहीं आता। अच्छा, YouTube पे वीडियो देख लेते हो लेकिन कमेंट करते हुए शर्माते हो कि कमेंट सर तक पहुंच जाएंगे, थोड़ा कमेंट कर दिया करो। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम प्रैक्टिस कहां से करें? तो जो भी बुक आपके पास है, कॉलेज वालों ने कोई तो बुक रिकमेंड की होगी, तो जो बुक आपके पास है उसी बुक से आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। और मैंने आपको बताया है कि बहुत जल्दी आप इसमें प्रोफिशिएंसी नहीं पा पाओगे, थोड़ा समय लगेगा, अपने में कॉन्फिडेंस लाने में समय लगेगा। सर मैंने क्वेश्चन बनाया लेकिन मुझसे गलती हुई, बहुत अच्छी बात है। गलती करने से ही इंसान में उसको गलती को पकड़ने और सुधारने की ताकत आती है और इम्प्रूव होता है। और मैंने तो पहले ही कहा है कि बेटे, इसमें प्रोफिशिएंसी करने के लिए कम से कम आपको इनकम टैक्स में 40-50 लेक्चर तक जाना पड़ेगा। धीरे 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 कंटेंट ऐड होता रहेगा। ये टैक्स कैलकुलेशन तो सबसे लास्ट पार्ट होता है सिलेबस का, यहाँ इसलिए थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं कि आगे चल के जब भी टैक्स कैलकुलेट करना होगा, इन सबको आपको रिवीजन का चांस मिलेगा। कंफ्यूजन है, दो टैक्स रेजिम है, कोई बात नहीं। अच्छा, मेरे से अगर आप पूछोगे, अभी मार्केट में बुक नहीं आई है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, लेकिन मेरी प्रेफरेंस गिरीश आहूजा सर की बुक की रहती है।
लेकिन आपके कॉलेज में एक और इक्विवेलेंट अच्छी बुक है वीके सिंघानिया जी की, तो आपके कॉलेज वाले जो कहें वो वाली बुक आप ले लेना, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर आप मेरी रिकमेंडेशन से लेना चाहेंगे तो मैं डॉक्टर गिरीश आहूजा की बुक को, उनके क्वेश्चंस ज़्यादा सिंप्लीफाइड मानता हुआ चलता हूं, तो मैं उसी को रिकमेंड ज़्यादा करता हूं। पर कोई भी दिक्कत नहीं है, पेपर किसी बुक से बनता नहीं है, पेपर कंसेप्ट से बनता है। सर हम तो सीए कर रहे हैं, तो अपने सीए का स्टडी मटेरियल फॉलो करो। सर अगर हम सीए नहीं कर रहे तो आप लिखो गूगल के ऊपर सीए इंटरमीडिएट स्टडी मटेरियल, आ जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, फ्री अवेलेबल है, वो भी पढ़ सकते हो। क्लैरिटी बढ़ेगी और कुछ नहीं। अभी जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उन तक सीमित रहिए, और थोड़ा सा आप चाहे तो जो अगर आपके पास बुक आ गई हो तो वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए, नहीं तो थोड़ी पेशेंस रखिए। और मैंने बार बार कहा है कि पुराना रिवाइज करके आइएगा, नेक्स्ट क्लास थोड़ी भारी रहेगी, उसमें सरचार्ज मार्जिनल रिलीफ आने वाला है, थोड़ा सा तैयार रहिएगा, रिवाइज करके आइएगा। मिलेंगे, टाटा बाय बाय, सी यू। नेक्स्ट क्लास में मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर कर देना यार।